आज की वीडियो में आपको पता लगेगा कि एक प्लेन का पायलट कितना सनकी हो सकता है और कैसे एक कसम ने उसके समेत 148 यात्रियों की जान एक झटके में ले ली। जी हां, आज मैं आपको जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 की पूरी कहानी बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले वीडियो आगे बढ़े, आप अपना प्लेन लाइक के बटन पर लैंड करवा दें। फटाफट से लाइक कर दें, टारगेट है 20,000 लाइक्स का। 22 मार्च 2015 सुबह के 10:01 पर फ्लाइट 9525 बार्सिलोना एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के लिए एकदम तैयार खड़ी थी। इस जहाज का टेक ऑफ एकदम सही रहा। इसे बार्सिलोना एयरपोर्ट से स्पेन एंड डसेल्डॉर्फ जर्मनी तक अपना सफर तय करना था। साथ ही इस जहाज में 144 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। फ्लाइट 9525 एक 24 साल पुराना एयरबस A320 जहाज था और इन्हीं 144 यात्रियों में 16 स्टूडेंट्स भी सवार थे और उन 16 स्टूडेंट्स के ऊपर 2 टीचर्स भी इसमें बैठे हुए थे, जो एक स्कूल के प्रोजेक्ट को खत्म करके अपने घर वापस जा रहे थे। इसी पूरी फ्लाइट के कैप्टन पैट्रिक एस, जिनकी उम्र 34 साल की थी, वो कमान संभाले हुए थे, जिन्हें 6000 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस भी था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। रास्ते में फ्रांस के ऊपर से जाते हुए फ्रांस का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर लगातार इस फ्लाइट के साथ संपर्क में था। उड़ान के सिर्फ 24 मिनटों बाद ही जहाज अपनी सबसे ऊंचाई वाली पोजीशन पर आ जाता है, जो कि पूरे 48,000 फीट की थी। और तभी फ्रांस ATC में बैठे लोगों को कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था। 10:30 बजे फ्लाइट का कैप्टन को पायलट से कहता है कि वो कॉकपिट से बाहर जा रहा है और अब तुम जहाज के साथ रेडियो कम्युनिकेशन की कमान संभालो। और तभी 10:33 पर ATC ने देखा कि ये जहाज ना सिर्फ तेजी से बल्कि बहुत तेजी से अपनी ऊंचाई खोते हुए धरती पर गिर रहा है। जी हाँ, ये जहाज तकरीबन 24,000 फीट पर मिनट की स्पीड से नीचे गिरता जा रहा था। ये सब होता देख ATC में बैठे अधिकारियों ने तुरंत पायलट के साथ संपर्क बनाने की कोशिश करी और लगातार ATC पायलट को प्लेन संभालने की कमांड भेज रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से पायलट की तरफ से कोई भी उत्तर ATC को नहीं दिया गया और देखते ही देखते फ्लाइट 9525 ATC के रडार से गायब हो जाती है और तुरंत ATC इस प्लेन की आखिरी लोकेशन को ट्रेस करते हुए एक रेस्क्यू टीम को वहां भेजता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जहां इस प्लेन की आखिरी लोकेशन थी वो पूरा पहाड़ी इलाका था, इसलिए जल्दी मदद पहुंचाने के लिए कई हेलीकॉप्टर्स को बुलाया गया। और जब हेलीकॉप्टर्स में बचाव करता टीम भरकर दुर्घटना स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि इस जहाज का मलबा पूरे 2 किलोमीटर के इलाकों में पहाड़ पर फैला हुआ है। इसे देखते ही सभी ने अंदाजा लगा लिया कि इस प्लेन में बैठे हुए किसी भी यात्री की बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। सभी स्कूल के बच्चे जो एक साथ प्लेन में बैठे हुए थे, उनकी लाशें भी एक साथ पहाड़ी जंगल में पड़ी हुई थी, लेकिन उन्हें सिर्फ उनकी ड्रेसों से ही पहचाना जा सकता था। क्या आप ये बात मान सकते हैं कि इस दुर्घटना में जितनी भी लाशें मिली, उन सभी का DNA टेस्ट करके उनके परिवार को सौंपा गया था। अब वैसे तो ये दुर्घटना यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन अब मैं आपको इस दुर्घटना के पीछे का पूरा कारण और सच्चाई बताने वाला हूँ, जिसे जानकर आपको भी इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं होगा। तो जब भी कोई प्लेन हादसे का शिकार होता है तो आपने देखा होगा कि उस प्लेन क्रैश की अच्छी गहनता से जांच की जाती है, ये जानने के लिए नहीं कि दोषी कौन है, बल्कि ये जानने के लिए कि वो क्या कारण थे जिससे ये प्लेन दुर्घटना का शिकार हुआ, ताकि आने वाले भविष्य में उन कारणों की वजह से हम कोई सीख ले सके और ऐसे ही दुर्घटनाओं से बच सकें। अब बात करते हैं वापस फ्लाइट 9525 की। तो सबसे पहले मैं आपको ग्लाइड रेशियो समझा देता हूं कि वो क्या होता है। मतलब अगर एक जहाज 100 फीट नीचे आता है तो वो कितने फीट आगे जाएगा, और इसे ही हम ग्लाइड रेशियो कहते हैं। और इस जहाज का ग्लाइड रेशियो 17/1 का था। मतलब अगर ये जहाज 100 फुट नीचे आएगा तो 1700 फीट आगे भी जाएगा। और जब ATC के सामने ये जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तब इस जहाज की ऊंचाई 48,000 फीट की थी। और अगर ग्लाइड रेशियो के हिसाब से देखें तो ये जहाज दिक्कत आने पर तकरीबन 6 लाख फीट तक हवा में तैरते हुए आगे बढ़ सकता था। लेकिन अब जरा फ्लाइट 9525 के इस ग्राफ को देखिए और आपको इस हिस्से में दिखेगा कि कैसे जहाज एकदम से नीचे आया और सिर्फ 10 मिनट में ही जमीन से टकरा गया। 6 लाख फीट तक हवा में तैरना तो छोड़िए, ये तो 1 लाख फीट भी आगे नहीं जा पाया। जबकि आमतौर पर देखा गया है कि जहाज के पंखों में अगर कोई दिक्कत आ जाए या फिर जहाज का इंजन ही बंद हो जाए या फिर फ्यूल ही खत्म क्यों ना हो जाए तो भी ये जहाज आराम से नज़दीकी एयरपोर्ट तक पहुंच सकता था। और ये तो जहाज वैसे भी एयरबस का था, और इसकी खासियत ये है कि जब भी जहाज में इंजन फेलियर हो जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पूरी तरह से ठप पड़ जाती है। ऐसे हालात कई बार सामने आए कि ऐसी मुसीबतों में पायलट अपना संतुलन खो देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर पायलट समझदार हो तो वो तुरंत RAT यानी कि रैंप एयर टरबाइन का इस्तेमाल करता है और यही टरबाइन फिर से जहाज में बिजली बनाना शुरू कर देती है। जबकि फ्लाइट 9525 ने ऐसा भी नहीं किया।
अगर कोई दिक्कत थी तो जहाज के आसपास कई हवाई पट्टियां भी मौजूद थी जहां ये जहाज आसानी से लैंड कर सकता था। और अब सभी जांच अधिकारी इस सवाल पर आकर अटक चुके थे कि आखिर इस जहाज में ऐसा क्या हुआ था जो 148 यात्रियों की जान ले गया। अंत में सभी ने इस जहाज के ब्लैक बॉक्स को उठाया और अब ब्लैक बॉक्स ही जहाज की इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने वाला था। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि इस जहाज का ब्लैक बॉक्स जांच अधिकारियों को अभी तक मिला ही नहीं था, क्योंकि दुर्घटना का क्षेत्र इतना बड़ा था कि उसे खंगालने में कई हफ्तों का समय लगने वाला था। और फिर इस घटना के तकरीबन 1.5 महीने बाद फाइनली इस जहाज का ब्लैक बॉक्स मिला, जिसने ऐसी ऐसी बातों का खुलासा किया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। और यकीन मानिए, आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्लाइट 9525 के साथ हुई दुर्घटना किसी भी प्रकार से टेक्निकल फेलियर नहीं थी, मतलब जहाज में कोई भी दिक्कत नहीं थी, बल्कि ये तो पायलट द्वारा एक सोची समझी साजिश थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस जहाज के कैप्टन पैट्रिक इसे संभाल रहे थे, जो पिछले 10 सालों से हर रोज जहाज उड़ाते आए थे, जबकि उनके साथ बैठे को पायलट को सिर्फ 1.5 साल का ही एक्सपीरियंस था और अब तक उसने सिर्फ 630 घंटे ही जहाज उड़ाया था। फ्लाइट 9525 के टेक ऑफ के 20 मिनटों बाद सब कुछ सही चल रहा था और जैसा कि आमतौर पर होता आया है, अपने हाई एल्टीट्यूड पर पहुंचने के बाद पायलट इस जहाज को ऑटो पायलट मोड पर डाल देता है और ऑटो पायलट पर सेट करने के बाद कैप्टन कॉकपिट से बाहर निकलकर वॉशरूम की ओर जाने लगता है। और अब ये पूरा जहाज को पायलट के हाथों में था, जिसके बाद उसने सबसे पहले कॉकपिट के दरवाजों को अंदर से बंद किया और अगर अब किसी स्टाफ को ये दरवाजा बाहर से खोलना हो तो उसे कुछ पासवर्ड्स दिए जाते हैं जिसे एंटर करके वो उस दरवाजे को खोल सकता था। लेकिन अब यहाँ दिक्कत ये थी कि इस कोड को कॉकपिट में बैठा पायलट आराम से डिसेबल कर सकता है। इस तरीके का सिक्योरिटी सिस्टम खास तौर पर हाईजैकिंग के वक्त इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई भी आतंकवादी या फिर हाईजैकर पायलट के नजदीक ना जा सके। और अब अंदर बैठे को पायलट ने ना सिर्फ इस डोर को अंदर से लॉक कर लिया था, बल्कि उस गेट पर लगे इलेक्ट्रिक लॉक सिस्टम को भी डिसेबल कर दिया था, जिसका सीधा मकसद ये था कि वो अब कैप्टन या फिर किसी भी क्रू मेंबर को अंदर नहीं आने देना चाहता था। और फिर बाहर खड़े कैप्टन ने कॉकपिट का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी इस दरवाजे को वो खोल नहीं पाया। जहाज अब पूरी तरह से को पायलट अपने मन मुताबिक उड़ा रहा था। यहाँ किसी को ये पता नहीं था कि को पायलट घर से सुसाइड करने का मन बनाकर आया हुआ है, लेकिन इसका ये मन अब सैकड़ों लोगों की जान एक साथ लेने वाला था। उसने सबसे पहले जहाज के दोनों इंजन्स को बंद कर दिया और जहाज अब तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा, क्योंकि को पायलट ने जहाज की नोज को नीचे की ओर मोड़ दिया था और जहाज सीधा नीचे मौजूद पहाड़ों में जा टकराया, जिसमें अंदर मौजूद सभी लोगों की एक ही झटके में मौत हो गई। और जब इस बात का पता जांच अधिकारियों को लगा तो वो सीधा को पायलट के घर जांच करने के लिए गए, लेकिन उन्हें वहां कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ जिससे ये पता चल सके कि उसने आखिर सुसाइड क्यों किया। लेकिन तब जांच अधिकारियों को उसके कमरे से उसका लैपटॉप और टैबलेट मिला और यहीं से अब इस पूरे हादसे की सच्चाई दुनिया के सामने आने वाली थी। तुरंत इन डिवाइसेस को खंगाला गया और इसके अंदर से निकली बातें बहुत रुलाने और दहलाने वाली थी। उसके लैपटॉप में मिले नोट्स के मुताबिक ये साफ था कि को पायलट पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था और अंदर ही अंदर वो इतनी बड़ी समस्या में उलझा हुआ था कि मरने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। जी हाँ, वो पिछले 1 हफ्ते से लगातार गूगल पर सुसाइड करने के तरीके ढूंढ रहा था। इसके बाद उसने अपनी नौकरी को ही सुसाइड करने का सबसे अच्छा तरीका समझा और इस काम में वो अपना ही जहाज अब इस्तेमाल करने वाला था। उसने अपने काम को अंजाम देने के लिए सही मौके की तलाश करी और वो कॉकपिट के दरवाजे को अच्छी तरह लॉक करने के तरीके इंटरनेट पर ढूंढने लगा था और फाइनली अपने दिमाग में सुसाइड का प्लान और ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करके 22 मार्च 2015 के दिन उसने अपने इस मकसद को अंजाम दे डाला। लेकिन इसमें उसके साथ 148 लोग मारे गए जिनका कोई कसूर नहीं था। लेकिन अब सभी ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि उस पायलट के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि उसे सुसाइड करना पड़ा। तो सभी सवाल का जवाब ढूंढ ही रहे थे कि कुछ ही दिनों बाद एक लड़की इस दुनिया के सामने आई और उसने दुनिया के सामने बयान देते हुए कहा कि लुइस, जो कि फ्लाइट 9525 का को पायलट था, वो उसके साथ पिछले काफ़ी समय से रिलेशनशिप में थी, लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले उनका ब्रेकअप हो चुका था और इसी ब्रेकअप को लुइस सहन नहीं कर पाया और वो गंदे डिप्रेशन में चला गया। अपने ब्रेकअप के बाद उसने इस लड़की को ये कहा कि एक दिन वो ऐसा काम कर जाएगा कि पूरी दुनिया उसे याद रखेगी। फाइनली उसने अपना वो काम कर भी दिया। वो उस लड़की से एक तरफा प्यार करता था और कई बार मरने मारने की धमकियां वो इस लड़की को दे चुका था, लेकिन इस लड़की ने कभी भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया और ना ही कभी
दोनों ने बैठकर बातें की, अगर करते तो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकल आता, लेकिन खैर ऐसा नहीं किया गया। तो ये था हवाई जहाज की दुनिया का सबसे बदनाम हादसा जिसे टाला भी जा सकता था। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट कैलाश नाथ महंत को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बता दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे यहीं पर सब्सक्राइब कर लें या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।